हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता था कि हमारे चैनल पे कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड क्लासेस चल रही है, जिसमें से भूगोल राजस्थान वाली और भारत वाली ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। साइंस की क्लासेस भी पूरी हो चुकी है। इसके साथ जो सीटी में न्यू टॉपिक ऐड हुए थे वो मैंने करवा दिए हैं, और साथ में जितने भी शोर्स होते हैं इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड या करंट अफेयर से रिलेटेड वो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो मैंने आपको कहा था कि अब हम राजस्थान सेट और जूनियर अकाउंटेंट जो जेवीएनएल वाली वैकेंसी है और यूजीसी नेट से रिलेटेड जो कॉमर्स की क्लासेस हैं, जो इजीली अगर मिल भी जाती है वाईटी पे तो पूरी तरह से सही तरह से नहीं मिलती है। लाइक वो पीपीटी में मिलती है या फिर कुछ कट कट के उसमें मिलता है। तो हमने एक नई चीज़ शुरू की है, जिसमें मैंने जो स्टार्टिंग के जनरल लेज़र होते हैं उनको अच्छी तरह मेरे चैनल पे पढ़ाया है, उसको मैं रीड आउट कराती रहूँगी। इसके साथ ही मैंने जो एक बैंकिंग वाली यूनिट है उसकी शुरुआत मैं आज से कर रही हूँ। तो ये जो पूरा चैप्टर है एक बार ओवरव्यू है बैंक का। इसके बाद में सेंट्रल बैंक की अलग से यूनिट, जो अपने कमर्शियल बैंक है उसकी अलग से यूनिट, और जो मौद्रिक नीति होती है मॉनेटरी पॉलिसी उसकी अलग से यूनिट लेके आऊँगी। तो अभी तो मैं आपको ओवरव्यू पढ़ा रही हूँ बैंक का, इसके बाद मैं हर फील्ड की हर एक यूनिट लेके आऊँगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। यह अध्याय मुख्य रूप से भारतीय बैंकिंग प्रणाली, संरचना, वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों, राष्ट्रीयकरण के इतिहास, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, नाबार्ड बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, समितियों की सिफारिशों, भारतीय रिजर्व बैंक की संरचना व कार्यों तथा गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति यानी एनपीए और उनके समाधान के उपाय पर विस्तृत प्रकाश डालता है। हम पहले पढ़ेंगे वाणिज्य बैंक और उनके कार्य। बैंक आप सबको पता ही है क्या होता है। ये एक संस्था होती है जो हमारे पैसों की संग्रह करती है, उस पर हमको इंटरेस्ट देती है, वो उसकी सुरक्षा करती है। ये सब तो आपको पता ही है। तो हम डिवाइस वाइज पढ़ेंगे कि भाई ये बैंक कौन से होते हैं, ये कौन से होते हैं, और नॉर्मल चीज़ें तो आपको पता होती है। इसके साथ फिर मैं आप इनकी अलग अलग यूनिट भी कराऊंगी। पहला है वाणिज्यिक बैंक और उनके कार्य। बैंकों के कार्यों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। बैंक के कार्य, ठीक है। पहला होता है प्राथमिक कार्य, सेकंड होता है द्वितीयक कार्य। प्राथमिक कार्य क्या होता है कि भाई जमा स्वीकार करना बैंकों द्वारा बचत खाता, चालू खाता, आवर्ती खाता, सावधि जमा इत्यादि के माध्यम से जनता से जमा स्वीकार की जाती है। फिर ऋण सुविधा उपलब्ध कराना बैंकों द्वारा अग्रिम ऋण सुविधा, अधिविकर्ष, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट किसे कहते हैं, जब हमारे अच्छी गुडविल हो हमारे बैंक के अंदर, तो अगर हमारे अकाउंट में पैसे ना हो, कम पैसे हो, तो और हमें अर्जेंटली पेमेंट करना हो तो बैंक हमें अतिरिक्त जो पेमेंट है उसको करने की मंजूरी देता है। ये कुछ इंटरेस्ट के साथ भी हो जाता है और कुछ बिना इंटरेस्ट के भी हो जाता है, उसे हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। होम लोन, गोल्ड लोन, नगद साख सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। विदेशी मुद्रा का खरीद बिक्री करना, गोल्ड को खरीदने बिक्री का कार्य करना, साख सर्जन करना। इसके द्वितीय कार्य क्या है, एजेंट के रूप में कार्य करना, अर्थात चेक का भुगतान और संग्रहण करना, भुगतान ट्रांसफर के रूप में कार्य करना, कंपनियों के शेयर तथा बॉन्ड की खरीद में वित्तीय सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करना, लोकर सुविधा उपलब्ध कराना, एटीएम कार्ड सुविधा, डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड सुविधा उपलब्ध कराना, ई बैंकिंग व मोबाइल बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना, विदेशों से किए गए आयात पर भुगतान गारंटी सुविधा उपलब्ध कराना। वाणिज्य या व्यापारिक बैंक के प्रकार। ये स्वामित्व अथवा वैधानिक आधार पर बैंक दो भागों में बांटा जाता है। पहला है वैधानिक आधार पर व्यावसायिक बैंक। एक तो है अनुसूचित बैंक, शेड्यूल बैंक, और होता है गैर अनुसूचित बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक। अनुसूचित बैंक कौन से होते हैं, वे बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 की द्वितीय सूची में सम्मिलित है। इन बैंकों को आरबीआई द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। वर्तमान में बैंकों की प्रदत्त पूंजी का मान कम से कम 5 लाख रुपए होना आवश्यक है। इन्हें आरबीआई से ऋण व अन्य सुविधाएं उपलब्ध होती है। सेकंड क्या होते हैं, गैर अनुसूचित बैंक। वे बैंक जो अनुसूचित बैंक नहीं है, जो आरबीआई एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं है। संगठन व स्वामित्व के आधार पर बैंक दो प्रकार के होते हैं, इकाई बैंक और शाखा बैंक, यानी यूनिट बैंक और ब्रांच बैंक। इकाई बैंक क्या होते हैं, इसमें एक ही कार्यालय द्वारा संपूर्ण बैंक का संचालन किया जाता है। और शाखा बैंक क्या होता है, इस प्रणाली में मुख्य कार्यालय तथा कई शाखाओं के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। स्वामित्व के आधार पर व्यावसायिक बैंक कौन कौन से होते हैं, सार्वजनिक बैंक यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स। इन बैंकों पे सार्वजनिक क्षेत्र या सरकार का स्वामित्व होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक या गैर राष्ट्रीयकृत बैंक। फिर होता है निजी बैंक। इन बैंकों पे निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है, जैसे एचडीएफसी, एक्सिस बैंक। फिर ये विदेशी बैंक, विदेशी पूंजी और विदेशी स्वामित्व वाले बैंक, जैसे एचएसबीसी। अपने यहाँ पे विदेशी बैंक कौन सा है, स्टैंडर्ड बैंक। मैं जयपुर की बात कर रही हूँ।
बैंकों के राष्ट्रीयकरण का क्या इतिहास है? भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण मुख्य रूप से 2 चरणों में किया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या होता है? जब सरकार निजी बैंकों को अपने क्षेत्र में ले लेती है, मतलब जो उसको खुद में मर्ज कर लेती है कि अब इन पे हमारा हक चलेगा। और ये किन कारणों से होता है? क्योंकि कई बार क्या होता है, निजी बैंक है ना, जो सरकार की जो नियम होते हैं, जो रूल्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं, या फिर वो दिवालिया हो जाते हैं, या फिर जनता के लिए एक तरह से वही खतरा बन जाते हैं, क्योंकि जनता तो उनके पास पैसे जमा करवाती है और वो लोग क्या करते हैं, घोल करके अमीरों को पैसा दे देते हैं और गरीबों के पैसे ख़त्म कर देते हैं। यानी वो लोन दे देते हैं अमीरों को, और फिर जब गरीब अपने पैसे लेने जाते हैं या जनता अपने पैसे लेने जाती है, तब वो बोलते हैं कि पैसे हैं नहीं, क्योंकि हमने लोन दे दिया। आप कुछ भी कह लीजिए, अगर बैंक द्वारा कोई भी फ्रॉड किया जाता है, बैंक द्वारा सरकार की बातों का, उनकी रूल्स का, या जो हमारे संविधान में लिखे हैं, या हमारे जो देश की आर्थिक नीति है, जो मोदी नीति, उनका पालन नहीं किया जाता है, तो वो RBI से सजेशन लेकर उनसे आपस में बात करके एक मीटिंग रख के उनका राष्ट्रीयकरण कर लेती है, यानी उनको अपने कब्जे में ले लेती है। प्रथम चरण 19 जुलाई 1959 यानी 1969 में भारत सरकार द्वारा 14 बड़े राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिनकी न्यूनतम जमा पूंजी 50 करोड़ रुपया इससे अधिक थी। द्वितीय चरण 15 अप्रैल 1980 भारत सरकार द्वारा 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिसकी न्यूनतम जमा पूंजी 200 करोड़ रुपये या अधिक थी। राष्ट्रीयकृत बैंकों का विलय। वर्ष 1993 में न्यू इंडिया बैंक का विलय पंजाब नेशनल बैंक में करने से राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 19 रह गई थी। पीजे नायक समिति 2014 की सिफारिश के बाद बड़े स्तर पर बैंकों का विलय शुरू हुआ। अप्रैल 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक तथा विजय बैंक का विलय किया गया। अप्रैल 2020 में 10 बड़े बैंकों का विलय करके 4 बड़े बैंक बनाए गए। पंजाब नेशनल बैंक में OBC यानी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का मर्ज किया गया। केनरा बैंक प्लस सिंडिकेट बैंक किया गया। इंडियन बैंक प्लस इलाहाबाद बैंक करके इंडियन बैंक बनाया गया। यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को मर्ज करके यूनियन बैंक बनाया गया। वर्तमान स्थिति में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 11 है तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI को मिलाकर सार्वजनिक बैंकों की संख्या 12 है। अब हम SBI के बारे में पढ़ेंगे कि SBI है क्या। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। 1929 में इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। AD गोरावाला समिति की सिफारिश पे 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक SBI कर दिया गया। ये भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है। SBI के सहयोगी बैंक कौन कौन से थे? पूर्व में इसके अधीन कई सहयोगी बैंक थे, जैसे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर आदि। अप्रैल 2017 में इन सभी 5 सहयोगी बैंकों तथा भारतीय महिला बैंक को SBI में पूर्ण विलय कर दिया गया। अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी रीजनल रूरल बैंक्स RRBs। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में विकास तथा कृषि क्षेत्र में वित्तीय सुधार उपलब्ध कराने हेतु 2 अक्टूबर 1975 को की गई। इनकी स्थापना M नरसिंह समिति 1972 की सिफारिश पर की गई। शुरुआत में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। प्रथमा बैंक मुरादाबाद सबसे पहला था। पूंजी में हिस्सेदारी केंद्र सरकार 50% और जो स्पॉन्सर करता है, जिसके नाम से होता है, जैसे SBI ने खोला तो जो RRB में SBI का लोगो लगेगा, PNB ने खोला तो PNB का लोगो लगेगा, वो 35%, और जो संबंधित राज्य सरकार है, जैसे राजस्थान में खुला, छत्तीसगढ़ में खुला, मध्य प्रदेश में खुला, तो वो 15%। केतकर समिति की सिफारिश के कारण 1987 के बाद कोई भी नया ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं हुआ। वर्तमान में विलय के बाद इनकी संख्या निरंतर कम रह गई। गोवा व सिक्किम में कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। सहकारी बैंक सहकारी सिद्धांतों पर आधारित है। ये बैंक राज्य सरकार के कानूनों के तहत कार्य करते हैं। इनका मुख्य ढांचा 2 प्रकार का होता है। ग्रामीण सहकारी बैंकिंग ढांचा पहला होता है अल्पकालीन ऋण त्रिस्तरीय, और फिर अल्पकालीन ऋण त्रिस्तरीय, और फिर होता है दीर्घकालीन ऋण द्विस्तरीय। अल्पकालीन तीन तरह से दे सकते हैं, और जबकि दीर्घकालीन अपन 2 तरीके से दे सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अल्पकालीन त्रिस्तरीय ढांचा। शीर्ष स्तर पर राज्य सहकारी बैंक यानी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ये राज्य का शीर्ष बैंक होता है। जिला स्तर पर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। वर्तमान में राजस्थान में इनकी संख्या 24 है। पहला सहकारी बैंक 1910 अजमेर में स्थापित हुआ। फिर स्थानीय ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक कृषि साख समिति PACS। दीर्घकालीन ऋण ढांचा
ये भूमि विकास बैंक के माध्यम से संचालित होता है, जो किसानों को दीर्घकालीन ऋण जैसे ट्रैक्टर, कुआं खोदने के लिए उपलब्ध कराता है। अभी हम नाबार्ड के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक स्थापना नाबार्ड एक 1981 के तहत 12 जुलाई 1982 को की गई समिति। इसकी स्थापना शिवारमन समिति की सिफारिश पर की गई। मुख्यालय मुंबई। पूंजी इसकी प्रारंभिक पूंजी 100 करोड़ रुपये थी, जो कि वर्तमान में बढ़ा के अधिक करती गई है। अब इसमें भारत सरकार की 100% हिस्सेदारी है। वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष शाजी केवी है 2022 से। मुख्य कार्य क्या है? ये कृषि, लघु उद्योगों, कुटीर व ग्रामोद्योगों और ग्रामीण शिल्प के विकास के लिए ऋण प्रवाह को सुगम करने वाले देश का शीर्ष विकास बैंक है। ये सीधे कृषकों को ऋण नहीं देता, बल्कि सहकारी बैंकों और आरआरबी को पूर्ण वित्त सुविधा प्रदान करता है। एक तरह से ये जैसे आरबीआई और बैंकों के लिए, वैसे ही नाबार्ड है वो उन बैंकों के लिए जो कृषि ऋण उपलब्ध कराते हैं। प्रमुख समिति वित्तीय संस्था बैंकिंग सुधार समिति। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए 1998 में समिति बनी। नाबार्ड द्वारा कृषि में अल्पकालीन सहायता हेतु शुरुआत। आईडीबीआई भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ये 1964 में इसका निर्माण हुआ। मुख्यालय मुंबई में। वर्ष 2004 में इसे व्यावसायिक बैंक का दर्जा दिया गया। सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, 19 अप्रैल 1990। मुख्यालय लखनऊ। लघु व सूक्ष्म उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। एक्जिम बैंक आयात निर्यात बैंक, जनवरी 1982। मुख्यालय मुंबई। विदेशी व्यापार में संलग्न व्यापारियों को वित्तीय सुविधा देना। एनएचबी राष्ट्रीय विकास बैंक, जुलाई 1988। मुख्यालय नई दिल्ली। आवास ऋण क्षेत्र की शीर्ष नियामक संस्था। नरसिम्हन समिति फर्स्ट, 1991। एसएलआर सीआरआर दरों को कम करने तथा ब्याज दरों को बाजार आधारित बनाने पर जोर देना। इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे यूनिट वाइज जब हम क्लासेस लेंगे। नरसिम्हन समिति सेकंड, 1997 में। बैंक परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार, बैंकों के विलय और एनपीए को कम करने की सिफारिश। विमल जालान समिति 2014, नए बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने के मानदंडों की समीक्षा। उर्जित पटेल समिति 2013, मौद्रिक नीति में सुधार हेतु मुद्रास्फीति की गणना का आधार डब्ल्यूपीआई की जगह सीपीआई मानने की सिफारिश करना। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई संरचना व कार्य। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई। इसकी सिफारिश रॉयल कमीशन ऑन मनी एंड फाइनेंस, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पे। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को इसका पूर्ण राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। मुख्यालय स्थापना के समय कोलकाता था, जिसे वर्ष 1937 में स्थायी रूप से मुंबई स्थापित कर दिया गया। संरचना। आरबीआई के मुख्यालय में 21 सदस्यीय निदेशक मंडल होते हैं, जिसमें एक गवर्नर, 4 उप गवर्नर होते हैं। गवर्नर। प्रथम गवर्नर सर ओस्बर्न स्मिथ थे। स्वतंत्रता के बाद भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख बने। वर्तमान में आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास है। अगर अभी कुछ अपडेट है तो वो मैं अपडेट आपको करवा दूंगी, नहीं तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि अभी के आरबीआई के गवर्नर कौन है। आरबीआई के प्रमुख कार्य। नोट का निर्गमन करना। 2 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक के नोट के छपाने का विशेष अधिकार है। इसके लिए न्यूनतम कोष आरक्षित प्रणाली मिनिमम रिजर्व सिस्टम 1956 का उपयोग किया जाता है, जिसके तहत 200 करोड़ रुपये का मूल्य सुरक्षित रखना होता है। 115 करोड़ का सोना तथा 85 करोड़ की विदेशी मुद्रा। सरकार का बैंक। केंद्र व राज्य सरकारों के लिए बैंकिंग, जमा व ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना। बैंकों का बैंक। वाणिज्यिक बैंकों की जमा रखना और संकट के समय ऋण अंतिम दाता के रूप में देना। विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण। विदेशी मुद्रा, स्वर्ण और एसडीआर का रखरखाव। साख नियंत्रण। मौद्रिक नीति के माध्यम से साख नियंत्रण करना। इसके 2 उपाय हैं। मात्रात्मक उपाय क्वांटिटिव, जिसमें हम बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, और गुणात्मक उपाय क्वालिटिव, मार्जिन निर्धारण, साख की राशि, नीति दबाव। ये हम जब हम अभी आरबीआई वाली यूनिट करेंगे उसमें हम इन सब के बारे में अच्छी तरह पढ़ेंगे। ये निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ, नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए। जब किसी बैंक द्वारा दिए गए ऋण का ब्याज या मूलधन 90 दिनों की अवधि तक वापस नहीं लौटता है तो ऐसे ऋण को गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति एनपीए की श्रेणी में डाल दिया जाता है। एनपीए का वर्गीकरण। अवमानक परिसंपत्ति यानी सब स्टैंडर्ड एसेट, जो ऋण खाता 12 महीने या उससे कम अवधि तक एनपीए श्रेणी में रहता है। संदिग्ध परिसंपत्ति डाउटफुल एसेट, जो ऋण खाता 12 महीने से अधिक समय तक अवमानक श्रेणी में बना रहता है। हानि परिसंपत्ति लॉस एसेट, जहां बैंक या निरीक्षणों द्वारा मान लिया जाता है कि अब ऋण की वसूली की उम्मीद न के बराबर है। एनपीए समाधान हेतु सरकार व आरबीआई के कदम। पहला लाया गया था डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ऋण वसूली अधिकरण 1993। वित्तीय विवादों और ऋणों की त्वरित वसूली हेतु जिला न्यायाधीश स्तर के अधिकारों के साथ स्थापना। फिर आया था
सरफेसी एक्ट 2002। इसके तहत बैंकों की बिना अदालती हस्तक्षेप के डिफॉल्टर की गिरवी रखी संपत्ति को जब्त करने से नीलाम करने का अधिकार दिया गया। फिर आया था ARC, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये बैंकों से बेड लोन को कम दाम पर खरीद के स्वयं वसूली का प्रयास करती है। फिर आता है IBC, दिवाला और दिवालेपन संहिता 2016। दिवालिया मामलों के त्वरित निपटाने 180+90 दिन हेतु एक एकल कानून। मिशन इंद्रधनुष 2015, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सुधार हेतु 7 सूत्रीय योजना, नियुक्ति, बैंक बोर्ड ब्यूरो, पूंजीकरण, डिस्टेरिसिंग, सशक्तिकरण, ढांचागत लचीलापन और जवाबदेही। प्रोजेक्ट सशक्त, सुनील मेहता समिति 2018, बेड लोन के समाधान हेतु त्वरित और पारदर्शी प्रणाली। बेड बैंक, विशेष रूप से बैंकों के डूबे कर्ज को खरीदने की रिकवर करने की गठित संस्था। PCA, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, कमजोर वित्तीय सेहत रखने वाले बैंकों पर RBI द्वारा लगाए जाने वाला प्रतिबंधात्मक और सुधारात्मक ढांचा। तो स्टूडेंट, आज हमने ओवरव्यू लिया बैंक से रिलेटेड चीज़ों का। अब हम कल एक RBI की यूनिट करेंगे, कमर्शियल बैंक की करेंगे, मौद्रिक नीति की करेंगे, जिससे आपको इससे रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।